आज हम अध्याय कॉलोनियलिज्म एंड इंडिया को आसान तरीके से समझेंगे, जिसमें यूरोपियंस का अराइवल, उनका कंट्रोल और इंडिया पर उनका इम्पैक्ट। चलिए शुरू करते हैं और हम इसको एक एआई के वीडियो से समझेंगे जो कि मैंने बनाया है। तो चलिए आगे देखते हैं। में यूरोपीय औपनिवेशिक युग पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक पाठ्य पुस्तक के अंश से है जो इस दौर के जरूरी पहलुओं पर काफी रोशनी डालती है। तो हमारा मकसद है मुख्य घटनाओं को समझना, यूरोपीय शक्तियों की भूमिका, खासकर ब्रिटिश, और फिर भारत पर इसके असर और शुरुआती विरोध को भी देखना। बिल्कुल। और शुरुआत शायद उस जिक्र से कर सकते हैं जैसे विलियम डिग्बी ने कहा था 1901 में कि कैसे भारत का पैसा इंग्लैंड गया। हाँ, या वो पेंटिंग भी है ना जिसमें दिखाते हैं कि पूरब अपने धन ब्रिटानिया को दे रहा है। सही कहा। साफ पता चलता है कि वो भारत को ताज का गहना क्यों मानते थे। सही कहा। ये उपनिवेशवाद की तस्वीर पेश करता है। मतलब उपनिवेशवाद है क्या? संक्षेप में कहें तो एक देश का दूसरे इलाके पर कब्जा करना। सिर्फ कब्जा नहीं, अपनी पूरी व्यवस्था थोपना है ना, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सब कुछ। बिल्कुल। अपनी शर्तें, अपना सिस्टम। और इसका मकसद सिर्फ शासन करना नहीं बल्कि उस जगह के संसाधनों का पूरा शोषण करना होता है। तो भारत में ये कहानी शुरू कैसे हुई? सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। हाँ, पुर्तगाली। वास्को डी गामा 1498 व्यापार के इरादे से आए थे, लेकिन उनका तरीका कह सकते हैं काफी आक्रामक था। वो कार्तास सिस्टम क्या था? कुछ परमिट जैसा? जी, कारताज एक तरह का लाइसेंस या परमिट था। भारतीय जहाजों को अरब सागर में व्यापार करने के लिए इसे पुर्तगालियों से खरीदना पड़ता था, नहीं तो वो जहाज लूट लेते थे। एक तरह की दादागिरी थी वो। अच्छा, और गोवा धर्माधिकरण, वो तो काफी बदनाम है। हाँ, 1560 का गोवा इंक्विजिशन, वो धार्मिक असहिष्णुता और क्रूरता का एक भयानक उदाहरण था। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि विरोध भी हुआ। जैसे रानी अब्बक्का ने उनका डटकर मुकाबला किया। पुर्तगालियों के बाद डच भी आए। जी, डच भी आए, पर उनका ध्यान ज्यादातर व्यापार पर था, मसालों के व्यापार पर। लेकिन वो टिक नहीं पाए ज्यादा, है ना? नहीं। 1741 में कोलाचेल की लड़ाई हुई थी त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के साथ। उसमें डच बुरी तरह हारे। ये एक अहम मोड़ था जब एक एशियाई ताकत ने यूरोपीय सेना को हराया। और फिर फ्रांसीसी, उनकी भी तो बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं। हाँ, फ्रांसीसी, खासकर गवर्नर डुप्ले। उन्होंने सोचा कि वो भारतीय सिपाहियों को यूरोपीय तरीके से ट्रेन करके और स्थानीय शासकों के जरिए, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों से पार नहीं पा सके। नहीं। कर्नाटक युद्ध हुए 1746 से 1763 तक। उसमें अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसी सिर्फ कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गए। और यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता एकदम साफ हो गया। बिल्कुल। एक ट्रेडिंग कंपनी से वो धीरे धीरे शासक बन गए। उनकी रणनीतियां बहुत कारगर थीं। जैसे? एक तो सबसे मशहूर, फूट डालो और राज करो। प्लासी की लड़ाई 1757 इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। हाँ, और नवाब सिराजुद्दौला हार गए, धोखा हुआ उनके साथ। बिल्कुल। फिर आई विलय की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर किसी शासक का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज्य कंपनी हड़प लेती थी। गोद लिए हुए बेटे को वो मानते नहीं थे। इससे तो कई रियासतें उनके कब्जे में आ गईं, झांसी, सतारा। जी हाँ। और तीसरी बड़ी रणनीति थी सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। इसमें क्या होता था? इसमें भारतीय राजा को अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी, जिसका खर्च भी राजा को ही उठाना पड़ता था। ओह, तो अपनी ही सुरक्षा के लिए पैसे दो और सेना भी उनकी। हाँ, और वो राजा किसी और यूरोपीय शक्ति से या किसी दूसरे भारतीय राज्य से भी बिना अंग्रेजों की इजाजत के कोई संबंध नहीं रख सकता था। मतलब एक तरह से उनकी आजादी खत्म। तो ये तो हो गई राजनीतिक चालें, पर आम लोगों पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? असर विनाशकारी था। अकाल पड़े, भयानक अकाल। 1770-72 का बंगाल का अकाल याद है? करीब 1 करोड़ लोग मारे गए थे। 1 करोड़? और वजह सिर्फ सूखा तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लगान वसूली बहुत कठोर थी। और सबसे बुरी बात ये कि अकाल के वक्त भी यहां से अनाज इंग्लैंड भेजा जा रहा था। ये तो अमानवीय है। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। 1876-78 में दक्कन में अकाल पड़ा। उसमें भी करीब 80 लाख मौतें हुई। दादा भाई नौरोजी ने इसे धन की निकासी कहा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। हाँ, आरसी दत्त ने भी इस पर लिखा है। जी,
उत्साह पटनायक का तो अनुमान है कि आज के हिसाब से देखें तो करीब 45 ट्रिलियन डॉलर का धन भारत से बाहर गया। 45 ट्रिलियन, ये तो कल्पना से भी परे है। सोचिए, इस पैसे से भारत का कितना विकास हो सकता था, लेकिन ये पैसा गया इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को फंड करने में। और इसका नतीजा हमारे उद्योगों पर क्या पड़ा, खासकर कपड़ा उद्योग पर? वो तो तबाह हो गया। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक था, वो अब इंग्लैंड की मिलों में बना कपड़ा खरीदने वाला बन गया। गवर्नर जनरल बेंटिंग ने जो कहा था वो बहुत दर्दनाक है। क्या कहा था उन्होंने? कि कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। उफ, कितना शोषण! और ये सिर्फ आर्थिक नहीं था, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा भी पूरी तरह बदल दिया गया। जैसे वो आत्मनिर्भर गांव हुआ करते थे। हाँ, चार्ल्स मेटकाफ ने जिनका जिक्र किया है जी। वो खत्म हो गए। उनकी जगह एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, एक नौकरशाही आ गई जो लंदन से चलती थी। और शिक्षा? मैकाले का वो मिनट तो बहुत मशहूर है। हाँ, 1835 का मैकाले मिनट। मकसद साफ था, ऐसे भारतीय तैयार करना जो रंग और खून से तो भारतीय हों, पर सोच पसंद हर लिहाज से अंग्रेज हों, ताकि वो क्लर्क बन सकें, प्रशासन चलाने में मदद कर सकें। बिल्कुल। और पारंपरिक शिक्षा, गुरुकुल, मदरसे, वो सब पीछे छूट गए। जी। अंग्रेजी का महत्व बहुत बढ़ गया। और वो जो रेलवे और टेलीग्राफ लाए, उसका क्या? वो तो विकास के लिए अच्छा था ना। देखिए, बना तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसका पहला मकसद क्या था? कच्चा माल बंदरगाहों तक जल्दी पहुंचाना। और अपना बना हुआ माल भारत के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचाना। जी। और तीसरा, सेना को जरूरत पड़ने पर तेजी से कहीं भी भेज सकना। और मजे की बात ये कि इसका सारा खर्चा भारतीयों ने उठाया। हाँ, सारा खर्चा भारतीय टैक्सपेयर्स ने उठाया। जाहिर है, इतने शोषण के खिलाफ आवाज तो उठनी थी। उठी, शुरू से ही उठी। 1770 के बाद बंगाल में सन्यासी फकीर विद्रोह हुए। और आदिवासियों ने भी तो बहुत संघर्ष किया। बिल्कुल। कोल विद्रोह हुआ 1831-32 में। फिर 1855-56 का संथाल विद्रोह, जिसके नेता थे सिद्धू और कान्हू मुर्मू। बहुत बहादुरी से लड़े वो लोग, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत बेरहमी से उसे कुचल दिया। और फिर आया 1857 का महाविद्रोह। हाँ, 1857। इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना ठीक नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। हाँ, वो चर्बी वाले कारतूस तो बस एक चिंगारी थे, है ना? जी, बिल्कुल। असली वजह तो सालों का गुस्सा था। आर्थिक शोषण, राज्यों को हड़पना, सामाजिक धार्मिक मामलों में दखलंदाजी, बहुत कुछ था। मेरठ से शुरू हुआ और फिर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, पूरे उत्तर भारत में फैल गया। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, तात्या टोपे, कई नेताओं ने कमाल की वीरता दिखाई। लेकिन फिर भी ये सफल क्यों नहीं हो पाया? कई कारण थे। एक तो पूरे देश में एक साथ नहीं फैला, दक्षिण भारत ज्यादातर शांत रहा। फिर एक संगठित नेतृत्व की कमी थी, सबके अपने अपने लक्ष्य भी थे शायद। और अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, बेहतर कम्युनिकेशन था, और उन्होंने दमन भी बहुत क्रूरता से किया। इस विद्रोह का नतीजा क्या निकला? सबसे बड़ा नतीजा तो ये हुआ कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। जी। अब भारत पर सीधे लंदन से ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हुआ, जिसे ब्रिटिश राज कहते हैं। और सेना को भी दोबारा संगठित किया गया, उसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। तो कुल मिलाकर देखें तो ब्रिटिश शासन ने भारत का भयानक आर्थिक शोषण किया, समाज को बदला, लेकिन उसी शोषण और दमन ने कहीं न कहीं प्रतिरोध और फिर आगे चलकर राष्ट्रवाद की भावना को भी जन्म दिया। ये भी एक पहलू है। और ये भी कहा जाता है कि भारत दुनिया के लिए एक तरह से फिर से खुला। दस्तावेज बनाने का काम, पुरातत्व वगैरह शुरू हुआ। हाँ, वो हुआ, लेकिन साथ ही हमारी सांस्कृतिक विरासत की भारी लूट भी हुई। बेशकीमती कलाकृतियां, मूर्तियां, पांडुलिपियां सब यहां से बाहर चली गईं, जो आज भी बड़े बड़े विदेशी संग्रहालयों में रखी हैं। बिल्कुल। पर एक और दिलचस्प बात है, असर सिर्फ एक तरफा नहीं था। मतलब ये कि जब भारत के प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, संस्कृत साहित्य, इनके अनुवाद यूरोप पहुंचे, तो वहां के विचारकों और कलाकारों पर भी इनका गहरा असर पड़ा। श्लेगेल, शोपेनहावर जैसे लोग। अच्छा, तो सांस्कृतिक प्रभाव दूसरी दिशा में भी गया। हाँ, कुछ हद तक। ये दिखाता है कि संस्कृति का प्रवाह हमेशा ताकतवर से कमजोर की तरफ ही नहीं होता। ये बहुत दिलचस्प बात है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है औपनिवेशिक काल की इस मिलीजुल जटिल विरासत के बारे में। एक तरफ शोषण और नुकसान है, तो दूसरी तरफ अनचाहे ही सही कुछ आदान प्रदान भी हुआ। जी, और ये सवाल तो आज भी हमारे सामने है कि
जो हमारी धरोहर, हमारी कलाकृतियां बाहर हैं, उनका क्या होना चाहिए? क्या उन्हें वापस नहीं आना चाहिए? इस पर शायद सबको और सोचने की जरूरत है।